हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री जानेंगे उत्तराखंड की। और हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल तथा पौराणिक काल को अच्छे से डिटेल में जानेंगे और ऐतिहासिक काल के बारे में भी जानेंगे और इस काल के स्रोतों के बारे में जानेंगे विस्तार से। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंतर्गत चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले लाखों वर्ष तक फैले युग को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस दीर्घ काल में उत्तराखंड भूभाग में मानव गतिविधियों की अब तक एक हल्की झलक ही प्राप्त हो सकी है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर पाषाणकालीन उपकरण, कप मार्क्स, शैलाश्रयों के रूप में प्रागैतिहासिक अवशेष मिले हैं। इसमें संकेत मिलता है कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक मानव रहते थे। वह शैलाश्रयों में वास करते थे और उन्हें सुंदर चित्रकारी से सजाते थे। लाखों उडियार के पश्चात ग्वारख्या उडियार के शैल चित्रों की खोज से ज्ञात होता है उत्तर प्रस्तर युग का। अब जानेंगे ऐतिहासिक एवं पौराणिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल से पूर्व चतुर्थ शताब्दी तक ऐतिहासिक काल फैला था। इस काल में मानव को धातु का ज्ञान हो चुका था, अतः ताम्र तथा लौह युग की सभ्यताओं का जन्म हुआ। चित्रित धूसर मृदभांड कला का प्रादुर्भाव हुआ और कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ भी इसी युग में हुआ। ग्राम एवं नगर सभ्यताओं का आरंभ भी इसी समय हुआ। उदाहरण के लिए ताम्र संचय संस्कृति के उपकरण बहादराबाद से प्राप्त हुए। बहादराबाद जो है वर्तमान में कहाँ पे है? हरिद्वार में है। महापाषाणीय शवाधान भी इसी युग के हैं। मलारी तथा रामगंगा घाटी से इसे समाधान प्राप्त हो चुके हैं। इसमें मानव अस्थियों के साथ धातु उपकरण तथा विभिन्न आकार के मृत्तिका पात्र प्राप्त हुए हैं। गढ़भूमि अर्थात गंगा की उपरली उपत्यका को ऋग्वेद में सप्त सिंधु देश की संज्ञा दी गई है। आर्य संस्कृति का आदि स्रोत यही भूभाग है। इसी भूभाग को वेदों पुराणों में स्वर्ग भूमि कहा गया है। ऋग्वेद सरस्वती की भौगोलिक स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट करते हुए वेदव्यास प्रसिद्ध व्यास गुफा में ऋषि नर नारायण एवं पुण्य सलीला सरस्वती को ही सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं। महाभारत के मंगल चरण के प्रथम श्लोक में भी इसको स्पष्ट किया गया है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात उत्तराखंड से परिचित थे। वैदिक साहित्य के अनुसार बद्रिका आश्रम और कर्णव आश्रम में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ स्थापित थे। वैदिक ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु का हिमालय क्षेत्र में निवास स्थान होने का उल्लेख मिलता है। इस कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरु की संज्ञा दी गई है। इस काल के कुछ संदर्भ महाभारत तथा पुराणों से भी मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इसके लिए हिमवंत नाम का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कई स्थानों पर उत्तराखंड के स्थलों एवं जातियों का उल्लेख आया है। गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले महाराज भागीरथी इसी क्षेत्र से जुड़े थे। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम लीला कर्णवाश्रम से आरंभ हुई है। चक्रवर्ती भरत की जन्मस्थली भी यही है और पांचों पांडवों ने इसी मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा की थी। उत्तराखंड के कुणिंद शासकों के पांडवों में से जो है मैत्री संबंध थे और कुणिंद नरेश सुबाहु ने उनके पक्ष में युद्ध किया था। मान्यता है कि कुंती एवं द्रौपदी सहित पांडवों ने उत्तराखंड क्षेत्र में ही अपने जीवन को विराम दिया और स्वर्गलोक को सिधारे। अब जानेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल
के स्रोतों के बारे में जानते हैं। इतिहास के विभिन्न विद्वान एवं अध्येता उत्तराखंड इतिहास के स्रोत भिन्न-भिन्न आधारों पर पाते हैं। इनमें उत्तराखंड से प्राप्त पुरावशेष, सिक्के, शिलालेख, वास्तु स्मारक, ताम्रपत्र आदि सम्मिलित हैं। इस काल में रचित साहित्य भी ऐतिहासिक युग की एक झांकी प्रस्तुत करता है। इन विभिन्न विद्वानों ने ऐसे विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर उत्तराखंड में समय-समय पर कई राजाओं का शासन हुआ। प्राचीन इतिहास के बारे में जानिए। प्राचीन उत्तराखंड का अधिकांश भाग बीहड़ बिरान जंगलों से भरा तथा लगभग निर्जन था। इसीलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के उपस्थिति स्थापित स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। परंतु उत्तराखंड में अनेक सिक्के पाए गए हैं और अभिलेख मिले हैं। ताम्रपत्र आदि भी प्राप्त होने से इतिहास के कुछ सूत्र जोड़े जा सकते हैं। शायद उस समय जो राज्य इस भूभाग के आसपास थे या जिस राजा ने भी इसके निकटवर्ती मैदानी इलाकों में अपने राज्य का विस्तार किया, उसने संभवतः यह मान लिया कि इस क्षेत्र पर भी इसका अधिकार हो गया है। संभवतः इसी कारण इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ अमुक समय में अमुक राज्य तथा इन बातों से वास्तविक इतिहास की पुष्टि नहीं हो पाती। कालसी देहरादून के पास में अशोक के शिलालेख की उपस्थिति प्रमाणित करती है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व में इस प्रदेश का भारत की राजनीति और सांस्कृतिक व्यवस्था से महत्वपूर्ण स्थान था। प्रख्यात विद्वान रैप्सन का विचार है कि यह संभव है कि शिशुनाग और नंद उन पर्वतीय सरदारों के वंशज थे जिन्होंने मगध राज्य को विजय करके हस्तगत किया था। यद्यपि नंदों की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, परंतु संभवतः यह नाम जनजातीय है। उसका संबंध उत्तर प्रदेश के जो हिमालय क्षेत्र में गंगा और कोसी नदी के बीच रामगंगा नदी के समीप रहने वाले नंदों से जोड़ा जा सकता है। अर्थात कालांतर में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य था। अब जानते हैं कुड़िंद शासक के बारे में। कुड़िंद शासक कुड़िन जाति उत्तराखंड तथा उसके आसपास के पर्वतों तथा तृतीय चतुर्थ सदी ईस्वी तक शासन करने वाली सर्वप्राचीन राजनीतिक शक्ति थी। महाभारत में भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। चौथी सदी ईस्वी पूर्व से वे मौर्यों के अधीन विदित होते हैं। भूगोलवेत्ता टालिमी के अनुसार भी कुड़िंद लोग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले थे। सतलुज और काली नदी के बीच के क्षेत्र में मिले कुड़िंद सिक्के भी इसी की पुष्टि करते हैं। श्रीनगर के समीप सुमाड़ी गांव और आठूर तथा अल्मोड़ा जनपद से मिले कुड़िंद सिक्कों का समय भी ईसा पूर्व की सदी में आका गया है। अमोदभूति कुड़िंद राजवंश के जो है सबसे प्रभावशाली और पराक्रमी राजा थे। पहली सती ईसा पूर्व में अमोदभूति की मृत्यु के बाद कुड़िन शक्ति निर्बल पड़ गई। स्थिति का लाभ उठाते हुए शकों ने उनके मैदानी प्रदेशों पर सर्वप्रथम अधिकार कर लिया। पहली सदी के उत्तरार्ध में कुषाणों ने उत्तराखंड क्षेत्र में तराई क्षेत्र पर अधिकार किया। कुषाणों के द्वारा जो है तराई जो क्षेत्र है उत्तराखंड के उन पे अधिकार कर लिया गया और वीरभद्र अर्थात ऋषिकेश और मोरध्वज अर्थात कोटद्वार के पास और गोविशाण वर्तमान काशीपुर से कुषाणकालीन अवशेष बड़ी संख्या में मिले हैं। अब जानते हैं कर्तव्यपुर राज्य के बारे में। कुषाणों के शासनकाल में गोविशाण, काशीपुर, कालसी और लाखा मंडल जो कि चक्राता में कुछ और राजवंश भी उभर कर सामने आए। कुड़िन भी किसी न किसी रूप में शासन करते रहे। इस काल में उत्तराखंड के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना कर्तव्यपुर राज्य का उदय था।
इतिहासकारों का मत है कि इस राज्य की स्थापना भी कुलिंदों ने की थी। इस राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रुहेलखंड के उत्तरी क्षेत्र सम्मिलित थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख में कर्तव्यपुर को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीनस्थ राज्य कहा गया है। उत्तराखंड में शक प्रभाव की प्रामाणिकता वहां से प्राप्त अ, वेशधारी को अनेक उच्च उच्च वेशधारी कोट बूटधारी जैसे सूर्य प्रतिमाओं से भी सिद्ध होता है, क्योंकि शक जो है सूर्य देवता की उपासना करते थे और सूर्य देवता के उपासक थे। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तव्यपुर के कुड़िंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार जमाया। तब पश्चिम में यमुना की उपत्यका में यादव वंशी, यदुवंशी भी कहते हैं इन्हें, सेन वर्मा का शासन था। शायद 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अब हर्ष का जो अल्पकालीन अधिकार था, वो अंतिम मौखरी नरेश गृहभर्मन की हत्या हो जाने के बाद मौखरी राज्य उनके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधिकार में चला गया और इस प्रकार उत्तराखंड भी अनेक राज्य का उनके राज्यों का क्या हो गया, अंग बन गया। उनके अनेक राज्यों में से एक राज्य भी उत्तराखंड भी था। महाराजा हर्षवर्धन ने एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह भी किया। हर्ष के राज्यकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत यात्रा की और उन्होंने सुवर्ण गोत्र नामक एक राज्य का उल्लेख किया। यहाँ पर सोने का उत्पादन होता था। सदियों से यहाँ पर स्त्रियां राज करती रही हैं, इसीलिए इसे स्त्री राज्य कहा जाता है। शासन करने वाली स्त्री के पति को राजा कहा जाता है, परंतु वह राज्य के मामले की कोई जानकारी नहीं रखता। पुरुष वर्ग युद्ध करता है और खेती का काम भी देखता है। इसी प्रकार से उत्तराखंड की संस्कृति आगे फली फूली और बढ़ती चली गई। अब जानेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। इतिहासकारों का मत है इन राजनीतिक परिस्थितियों में एक नए कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय हुआ, जिसकी राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कहीं कार्तिकेयपुर में थी। माना जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। इस राजवंश के अभिलेख पंडुकेश्वर, कंडारा, बागेश्वर आदि स्थानों से प्राप्त हो चुके हैं। इसके कम से कम 3 परिवार ने 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक उत्तराखंड के विशाल भूभाग पर शासन किया और निम्बर, ललित सुरदेव, सलोड़ादित्य आदि इस राजवंश में प्रतापी राजा हुए। एटकिंसन के अनुसार यह राज्य सतलुज से गंडकी तक और हिमालय से मैदानी क्षेत्र रुहेलखंड तक फैला था। कार्तिकेयपुर राजवंश के काल में उत्कृष्ट कला का विकास हुआ। वास्तु तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में यह उत्तराखंड का स्वर्णकाल था। कभी कभी भ्रम से कुछ लोग इसी को कत्यूरी काल कह देते हैं। कत्यूरी शासन को बहुत बाद का मध्यकालीन था। लगभग 300 वर्ष तक कार्तिकेयपुर में शासन करने के उपरांत यह राजवंश अपनी राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी में बैजनाथ में लाया तथा वहां बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर बसाया, परंतु कुछ ही समय बाद कार्तिकेयपुर राजवंश का अंत हो गया। अब बहुराजकता का युग है। बहुराजकता का युग में क्या हुआ, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 648 ईस्वी उत्तराखंड का इतिहास कुछ अस्पष्ट सा है। इस विघटन काल में उत्तराखंड में अनेक छोटे बड़े राज्यों की भरमार हो गई। हर्षकाल में 7वीं सदी ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल में उत्तराखंड की सीमाओं में 3 राज्य प्रसिद्ध थे, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण। इसमें पौरवों का ब्रह्मपुत्र राज्य सबसे विशाल था। सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों
अथवा गढ़ों का निर्माण किया। इन विघटन काल में उत्तराखंड में कई बाहरी आक्रमण भी हुए। दक्षिणी उत्तराखंड पर चौहान नरेश विग्रहराज के शासन की चर्चा मिलती है। तोमर राजाओं ने भी उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाया था। बहुराजकता का यह काल लगभग 300 वर्षों तक रहा। गढ़वाल कुमाऊं में इस समय बहुसंख्यक गणपतियों का शासन रहा और कुमाऊं में कत्यूर राजवंश कई शाखाओं में बिखर गया। अब जो है मध्यकालीन उत्तराखंड कार्ती अ, का, अ, की, अ, का, कातियूर अर्थात कत्यूरी राजवंश। मध्यकालीन जो उत्तराखंड का समय था यह कत्यूरी राजवंश का था। कार्तिकेयपुर राजाओं के पश्चात मध्यकालीन कुमाऊं में कतियूरियों कतियूरियों का विशेष जो है योगदान था। चर्चा मिलती है इसके बारे में। कदाचित इस राजवंश का मूल नाम कातियूर भी था, जिसे जागरों में अधिक पुराने नहीं जागरों में जो कि अधिक पुराने नहीं हैं उन्हीं को कत्यूरी या कांथापुरी कहने लगे। उनके इतिहास के स्रोत मात्र स्थानीय लोक कथाएं, लोक गाथाएं तथा जागर है जो मौखिक रूप से लोक में प्रचलित है। आगे चलकर कत्यूरियों के कमजोर पड़ने से इनका राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इस राजवंश का अंतिम राजा वीरदेव था। वीरदेव अर्थात बीरमदेव। मध्यकाल में कत्यूरियों की कई शाखाएं कुमाऊं में शासन करती थी। अस्कोट के रजवार तथा डोटी के मल्ल इन्हीं की जो है शाखाएं मानी जाती हैं। कालांतर में उत्तराखंड एक बार फिर बहुराजकता के घेरे में आ गया और उस पर बाहरी आक्रमण भी होने लगे। पश्चिमी नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने 1191 ईस्वी में उत्तराखंड पर धावा बोला और उसके अधिकांश भाग पर अधिकार कर दिया। तदुपरांत पश्चिमी नेपाल से ही आक्रांता कृचल्ल देव ने भी कुमाऊं पर अधिकार किया। यद्यपि उसकी सत्ता भी अधिक समय तक नहीं रही। गढ़वाल का परमार राजवंश। गढ़वाल का परमार राजवंश का इतिहास ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार परमार वंश की स्थापना राजा कनकपाल ने 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ में की थी। परंतु गढ़वाल का परमार राजवंश एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में 10वीं से 11वीं सदी के आसपास ही स्थापित हो गया। परमार वंश के प्रारंभिक नरेश कार्तिकेयपुर पुरिय नरेशों के सामंत रहे। ऐसा प्रतीत होता है इस वंश के शक्तिशाली राजा अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से अपनी राजधानी पहले देवलगढ़ और फिर श्रीनगर में स्थापित की। कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने परमार नरेश बलभद्र शाह को शाह की उपाधि से सम्मानित किया। इसीलिए आगे चलकर परमार नरेश अपने नाम के साथ शाह का प्रयोग करने लगे। परंतु पवार राजाओं को शाह या शाही उपाधि दिल्ली के किसी बादशाह ने नहीं दी। शाही उपाधि शुद्ध हिंदू उपाधि थी। इसके राज्य में उस समय वर्तमान हिमाचल प्रदेश के थ्योग, मथन, रवाईगढ़ आदि क्षेत्र भी सम्मिलित थे। इसके अलावा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश स्थित रमीगढ़ भी गढ़वाल नरेश के अधीन थे। गढ़वाल पर मुगलों ने भी छुटपुट आक्रमण किए, परंतु गढ़वाल कभी उनके अधीन नहीं रहा। इस संदर्भ में एक रोचक प्रसंग 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजत खां का दून घाटी पर हमला था। उस समय गढ़वाल राज्य की बागडोर महारानी कर्णावती के हाथों में थी। उसने अपनी वीरता तथा सूझबूझ से शक्तिशाली मुगलों को करारी मात दी। रानी के सैनिकों ने उन सभी मुगल सैनिकों के नाक काट दिए और जो आक्रमण के लिए आए थे उनके नाक काटे और उससे महारानी रानी जो है कर्णावती रानी या नक्कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। गढ़वाल नरेश मान शाह और महिपति शाह ने तिब्बती हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया। तिब्बत के विरुद्ध
युद्ध में परमार सेना नायक माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। परमार नरेशों ने में अजयपाल के पश्चात मानशाह, फतेह शाह तथा प्रदीप शाह महान राजा हुए। मानोदय काव्य, फतेह प्रकाश आदि रचनाओं में उन नरेशों से नरेशों के प्रताप का वर्णन किया गया है, जिन्होंने अपनी सीमाओं की वीरतापूर्वक सुरक्षा नहीं की, अपितु गण संस्कृति का उत्थान भी किया। गढ़वाली भाषा पवार शासनकाल में गढ़वाल राज्य की राजभाषा थी। 14 मई 1804 ईस्वी में गोरखों के हाथ प्रद्युम्न शाह की पराजय के बाद परमार नरेश अपना राज्य खो बैठे। गढ़वाल कुमाऊं पर गोरखों का शासन स्थापित हो गया, परंतु सन 1814 में अंग्रेजों के हाथों गोरखों की पराजय के परिणाम स्वरूप गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। कहते हैं अंग्रेजों को लड़ाई का खर्चा न दे सकने के कारण गढ़वाल नरेश को समझौते में अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे देना पड़ा। परंतु तथ्य यह है कि अंग्रेजों ने गढ़वाल नरेश को धोखा देकर अर्थात वचन भंग कर पूर्वी गढ़वाल पर अधिकार कर लिया। गढ़वाल नरेश कभी श्रीनगर राजधानी को नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए लेकिन अंग्रेजों के कुचक्र के कारण गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी में स्थापित कर ली। उनके वंशज 1 अगस्त 1949 तक टिहरी गढ़वाल पर राज करते रहे तथा भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश का एक नया जनपद बना दिया गया। कुमाऊं का चंद राजवंश के बारे में भी जानते हैं। कतियूरों के उपरांत उत्तराखंड के पूर्वी भाग कुमाऊं में चंद राजाओं का शासन स्थापित हुआ। इसमें भ्रम से इसका पहला शासक राजा सोमचंद माना जाता था। नए शोधों से ज्ञात हुआ है कि सोमचंद का कुमाऊं के इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं है। चंद्र वंश का संस्थापक थोहर चंद था। ऐसा माना जाता है कि चंद्र कुमाऊं क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व 14वीं सदी के बाद ही जमा पाए। कुमाऊं में चंद और कतियूर प्रारंभ में समकालीन थे और उनमें सत्ता के लिए संघर्ष चला, जिसमें अंत में चंद विजय रहे। सबसे पहले चंदों ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। कालांतर में कतियूर शाखाओं पर क्रमशः विजय प्राप्त कर उन्होंने अल्मोड़ा अपनी राजधानी बनाई। वर्तमान पश्चिमी नेपाल के कुछ भाग भी इनके क्षेत्र में सम्मिलित थे। शायद 1563 ईस्वी में राजा बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया और 1790 में गोरखा आक्रांताओं ने चंद राजवंश का अंत कर दिया। अब जो है कुमाऊं तथा गढ़वाल पर गोरखा शासन के बारे में जानते हैं। 1790 ईस्वी में गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार करने के लिए गढ़वाल पर आक्रमण किया, परंतु चीनी हमले के भय से उस समय उनकी सेना वापस लौट गई और 1804 में गोरखों ने फिर से गढ़वाल पर एक सुनियोजित आक्रमण कर अधिकार कर लिया। युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह देहरादून के खुड़बुड़ा स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखों का अधिकार हो गया। कुमाऊं पर यह गोरखा शासन 25 वर्ष तक और गढ़वाल पर लगभग 11 से 12 वर्ष तक रहा। इस अवधि में भी गढ़वाल में उनका कड़ा विरोध होता रहा। कई स्थानों पर तो गढ़वालियों ने उनसे अपने किले वापिस करवा दिए। उनके शासनकाल में उत्तराखंड के लोगों को असहनीय अत्याचार, अन्याय और दमन झेलना पड़ा। अतः इस अनैतिक शासनकाल को गोरखियाड़ी की संज्ञा दी जाती है। अब अंग्रेजी शासनकाल के बारे में भी जानते हैं, जो ब्रिटिश अंपायर का उत्तराखंड में आगमन हुआ, उसके बारे में भी जानेंगे। जिस प्रकार भारत के दूसरे क्षेत्रों में अंग्रेजों के आने से अनेक प्रकार की
उथल-पुथल हुई, उसी प्रकार उत्तराखंड के इतिहास, संस्कृति तथा जीवन को भी अंग्रेजों ने प्रभावित किया। उन्होंने एक और उत्तराखंड के इतिहास, संस्कृति तथा अन्य पक्षों का अभिलेखीकरण किया, तो दूसरी ओर समूचे उत्तराखंड में अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए अनेक परिवर्तन किए। उनके आगमन से उत्तराखंड में एक नए इतिहास का प्रादुर्भाव भी हुआ। 1804 में गोरखों के हाथ गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए और गोरखों का गढ़वाल पर भी अधिकार हो गया। प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर लगातार स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता ली। उस समय अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संबंध खराब चल रहे थे। अतः अंग्रेजों ने अक्टूबर 1814 में गढ़वाल राज्य की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी और गोरखों को पराजित किया। कहा जाता है कि गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह उस समय अंग्रेजों को उनके द्वारा मांगी गई युद्ध व्यय की निर्धारित 5 लाख रुपए की राशि न दे सके। अतः उन्होंने समझौते के रूप में अलकनंदा और मंदाकिनी के पूर्व का अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। परंतु गढ़वाल विभाजन में राजा का कोई हाथ नहीं था। इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक है कि अंग्रेजों ने उस समय महाराजा सुदर्शन शाह को धोखा दिया। पहले उन्होंने संपूर्ण गढ़वाल राज्य को स्वतंत्र कराने का वायदा किया था। अंग्रेजों तथा गोरखों के मध्य हुए युद्ध में अंग्रेजों ने गोरखों से काली नदी के पश्चिम का समस्त प्रदेश जीत लिया। इस तरह 27 अप्रैल 1815 को गढ़वाल कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। संपूर्ण कुमाऊं और पूर्वी गढ़वाल पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेजों ने 3 मई 1815 में कर्नल एडवर्ड गार्डनर को यहाँ का प्रथम कमिश्नर तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किया। कालांतर में नई प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने कुमाऊं को एक जनपद बनाया तथा गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह से धोखे से लिए गए क्षेत्र को भी कुमाऊं कमिश्नरी का एक जनपद बना दिया। उन्होंने देहरादून को सहारनपुर जनपद में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार अंग्रेजी राज के आरंभ में संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित हो गया, कुमाऊं कमिश्नरी और टिहरी गढ़वाल राज्य। 1840 ईस्वी में प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमाऊं जनपद से अलग करके गढ़वाल को गढ़वाल जनपद बना दिया गया। आगे चलकर कुमाऊं जनपद को भी अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जनपदों में बांट दिया गया। जब व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह व्यवस्था बनी रही। उत्तराखंड में स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए उनके बारे में भी जानते हैं। देश के एक बड़े भाग में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चले जाने के बाद देश में एक नई राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई। फलतः देश भर में लगभग हर क्षेत्र के लोग स्वाधीनता की मांग करने लगे और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गए। इससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। वस्तुतः अंग्रेजों ने यहाँ भी अपने ढंग से तरह तरह के शोषण, उत्पीड़न तथा अत्याचार किए। अतः यहाँ की जनता ने स्वतंत्रता के महत्व को समझा एवं स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। इस क्रम में 1857 ईस्वी में कालू मेहरा नामक व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। इसी वर्ष 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज मुश्किल से उस पर पुनः अधिकार कर सके। इस लड़ाई में कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह के दौरान उत्तराखंड के लोगों की सक्रिय भूमिका रही। 20वीं सदी के प्रथम दशक में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उत्तराखंड में राजनीतिक मंच में प्रवेश किया और 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना के बाद स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और गति मिली। रोलेट एक्ट के विरोध में कुमाऊं परिषद ने प्रदर्शन किए और सभाएं आयोजित की। इसी दौरान बैरिस्टर मुकुंदी लाल और
अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष में स्थानीय मुद्दे भी जुड़े। लोगों ने कूली उतार और कूली बेगार जैसे अन्यायपूर्ण प्रथाओं के विरोध में आवाज उठाई। वन संपदा पर जनता के अधिकारों की मान्यता के लिए चल रहे आंदोलन ने भी इस बीच राजनीतिक रंग पकड़ लिया और 1930 ईस्वी में हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इतिहास में यह घटना पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। भारत छोड़ो आंदोलन की संपूर्ण उत्तराखंड में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कुछ स्थानों पर हिंसा भड़क उठी और सरकारी संपत्ति लोगों के क्रोध का निशाना बनी। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में मुंबई में कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ताओं के पकड़े जाने के विरोध में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को उत्तराखंड में जगह जगह जुलूस निकाले गए। अल्मोड़ा नगर में विद्यार्थियों ने पुलिस पर पत्थरों से प्रहार किया, जिसमें कुमाऊं के कमिश्नर एक्टन के सिर पर चोट आई और अल्मोड़ा शहर पर 6,000 रुपए का जुर्माना किया गया। अल्मोड़ा जिले में सर्वप्रथम 19 अगस्त 1942 को देघाट नामक स्थान पर पुलिस ने जनता पर गोलियां चलाई, जिसमें हीरामणि और हरि कृष्ण नामक 2 व्यक्ति शहीद हुए। वहां पहले सरकारी कर्मचारियों का दल जनता के उत्पीड़न के लिए भेजा गया, लेकिन जब सालम की साहसी जनता ने उन्हें पीटकर अल्मोड़ा भेज दिया तो ब्रिटिश सरकार ने क्रोधित होकर वहां ब्रिटिश सेना भेजी। सेना और जनता के बीच धामदेव नामक ऊंचे टीले पर पत्थर और गोलियों से तीव्र संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 2 प्रमुख नेता नरसिंह धानक और टीका सिंह कन्याल बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात डिप्टी कलेक्टर मेहरबान सिंह के नेतृत्व में सालम में जाट सेना भेजी गई, जिसने वहां अनेक अत्याचार किए। सालम की भांति सल्ट क्षेत्र में भी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वहां खुमाड़ नामक स्थान पर जो सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई। इस गोलीकांड में गंगाराम तथा खीमादेव नामक 2 सगे भाई घटनास्थल पर ही शहीद हो गए और गोलियों से बुरी तरह घायल चूड़ामणि और बहादुर सिंह 4-4 दिन बाद शहीद हो गए। 4-4 दिन तक उन्होंने बुरी तरह से ये वेदना सही और उसके बाद उनके प्राण शरीर से निकल गए। स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की अद्वितीय भूमिका की सराहना करते हुए महात्मा गांधी ने इसे कुमाऊं की बारदोली की पदवी से विभूषित किया था। आज भी खुमाड़ में हर साल 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। टिहरी राज्य भी पहाड़ों में अन्यत्र चल रही गतिविधियों से अछूता न रहा। 1939 में वहां प्रजामंडल की स्थापना के बाद जन जागृति बढ़ी। श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष और तेज हुआ। इस संघर्ष के दौरान 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद सुमन ने 25 जुलाई 1944 को दम तोड़ दिया। सकलाना विद्रोह 1947 और कीर्तिनगर आंदोलन 1948 टिहरी राज्य में प्रबल जन आंदोलन के रूप में भड़क उठे। परिस्थितियों को देखकर महाराजा मानवेंद्र शाह ने अंततः भारत संघ में विलीनीकरण के प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अंततः टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बन गया। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का गठन किस प्रकार से हुआ, इस पे भी नजर डालते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड के लोगों में यह समझ विकसित हुई कि वे सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े जा रहे हैं और लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है। अतः विगत शताब्दी के 5वें दशक में उत्तराखंड निवासियों ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए
एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की। इस विचार ने 7वें और 8वें दशक में जोर पकड़ा। कमजोरी को छोड़कर इन्होंने जोर पकड़ा और 9वें दशक में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन में महिलाओं और छात्रों की विशेष भूमिका रही। यद्यपि आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, तथापि मसूरी, खटीमा, रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर, देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश, श्रीनगर और कोटद्वार में आंदोलनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में कई लोग हताहत हुए। बलिदान व्यर्थ नहीं गया और सरकार ने अंततः पर्वतीय राज्य की मांग को स्वीकार किया और पर्वतीय जनपदों के साथ हरिद्वार जनपद को उत्तर प्रदेश से जो है अलग कर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बनाया। अब इससे कुछ मेन पॉइंट्स लेते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एग्जाम्स में आने की संभावनाएं हैं। पवार वंश में महाराजा अजयपाल तथा चंद वंश में गरुड़ ज्ञानचंद प्रतापी राजा हुए और सन 1398 में वत्सराज नामक गढ़वाल के राजा ने तैमूर लंग को मोहन घाट पर रोक दिया। उसी समय रतन सेन नामक एक अन्य गढ़वाली राजा ने भी तैमूर लंग को कालेसर के पास रोका था। सन 1790 से 1815 तक कुमाऊं तथा सन 1804 से 1815 तक गढ़वाल पर गोरखों का आधिपत्य रहा। गोरखाओं का जो शासन बहुत क्रूर था। गोरखों का राज्य गोरख्याली के नाम से कुख्यात रहा। सन 1815 की संगोली संधि के अनुसार काली नदी से अलकनंदा के पूर्वी तट का भाग पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया और गढ़वाल का पश्चिमी भाग टिहरी गढ़वाल पवार वंश के आधिपत्य में आ गया और पूर्वी भाग पौड़ी गढ़वाल अंग्रेजों के अधीन हो गया। सर्वप्रथम ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर थी। सन 1839 में अल्मोड़ा गढ़वाल से अलग किया गया और सन 1840 में श्रीनगर से राजधानी पौड़ी स्थानांतरित कर दी गई। अंग्रेजी शासन के आरंभ में अलकनंदा के पूर्वी क्षेत्रों को कुमाऊं मंडल के रूप में स्थापित किया गया और सन 1939 तक ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं के एक परगने के रूप में और उसके बाद एक जनपद के रूप में सामने आया। सन 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया और 1854 से 1890 तक कुमाऊं मंडल में 2 जनपद थे। 1890 में अल्मोड़ा जनपद को कुमाऊं व नैनीताल 2 जनपदों में बांटा गया। 24 फरवरी 1960 तक गढ़वाल 2 जनपदों पौड़ी व टिहरी में बांटा गया था और इन दोनों की सीमाएं अलकनंदा द्वारा विभक्त थी। 24 फरवरी 1960 में अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल 2-2 जनपदों में विभक्त हुए और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से, उत्तरकाशी टिहरी गढ़वाल से और चमोली पौड़ी से अलग हुए। सन 1968 में कुमाऊं गढ़वाल में 8 जनपदों की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया। 1 जनवरी 1970 में चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी जनपदों को मिलाकर गढ़वाल मंडल बनाया गया। सन 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से अलग कर उसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया, क्योंकि देहरादून पूर्व काल से ही गढ़वाल का अंग था। 13 मई 1972 ईस्वी को चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में मिलाया गया और 15 सितंबर 1997 को चंपावत अलग जनपद बना। सन 1995 में नैनीताल जनपद को 2 भागों में विभक्त कर उधम सिंह नगर जनपद बनाया गया और 15 सितंबर 1997 को पिथौरागढ़ जनपद से चंपावत जनपद, अल्मोड़ा जनपद से बागेश्वर जनपद तथा चमोली जनपद से
विभक्त कर रुद्रप्रयाग जनपद बनाए गए। आई होप माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद ही मददगार साबित होने वाली है, सभी जानकारियों की दृष्टि से और अपकमिंग एग्जाम्स की दृष्टि से। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।